अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। इससे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन कर चुके हैं और ये हमारा जीआईटी का लास्ट सेगमेंट होगा जो आज हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर को पूरा देखिए ताकि आपसे अगर एग्ज़ाम में किसी स्लाइड के बारे में पूछा जाए तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। मिड टर्म के एग्ज़ाम में आप काफ़ी वीक रहे हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम कोलोन भी कहते हैं, ये हमारे जीआईटी का डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है। इसका मेन फंक्शन जो है, क्योंकि हमारी डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो चुकी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसका जो मेन फंक्शन रह जाता है वो वाटर एब्जॉर्प्शन रह जाता है। तो जो बकिया हमारा जो फूड एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद जो मैटर रह गया है, वाटर एब्जॉर्प्शन उससे होती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड देन टू पास यूजलेस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, और जो आप सुबह सुबह यूजलेस वेस्ट पास करते हैं वो यहाँ पर बन जाता है। लार्जर इन डायमीटर बट शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जिस तरह मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के लेक्चर में आपको समझाया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका डायमीटर स्मॉल है, ऑल्दो वो लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन से काफ़ी बड़ी होती है। और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की निस्बत काफ़ी बड़ा होता है और लेंथ काफ़ी छोटी होती है। ये इस स्लाइड में हम इसके स्ट्रक्चर पर नज़र डाल रहे हैं। यहाँ से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। तो इससे पहले हमारे पास क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर है हमारा इलियोसीकल वाल, इससे पहले है सीकम का पोर्शन और उससे पहले है अपेंडिक्स का पोर्शन। अपेंडिक्स ये वो जगह है जहाँ अक्सर लोग कहते हैं मैंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया है, तो वो इस पोर्शन को रिमूव करते हैं। अब इस पोर्शन ये अंदर से हॉलो है, कभी कभार फूड गलती से यहाँ चला जाता है तो उसकी वजह से यहाँ पर, चूंकि इसको ना आगे धकेल सकता है ना पीछे धकेल सकता है, तो यहाँ पर वो एक इन्फेक्शन काइंड ऑफ पोजीशन में चला जाता है और इसको डैमेज कर देता है। तो फिर डॉक्टर हजरात इस अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं और इस तरह एक बार ये रिमूव हो जाए किसी इंसान की तो उसको दोबारा अपेंडिक्स का पेन नहीं आता, क्योंकि एक ही अपेंडिक्स है और वो एक ही बार में रिमूव हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। इलियोसिकल वॉल, इलियम कट, असेंडिंग कोलॉन यानी ऊपर चढ़ने वाला कोलॉन, इसको हम असेंडिंग कोलॉन कहते हैं। फिर है हमारा राइट कोलिक फ्लेक्सचर, हेपेटिक फ्लेक्सचर भी हम इसको कहते हैं क्योंकि ये लीवर के बहुत पास है। फिर है हमारा ट्रांसफर कोलॉन, ये है ट्रांसफर कोलॉन, ठीक है। ये फिर इस मोड पे जिसको हम लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सचर कहते हैं यानी स्प्लीनिक फ्लेक्सचर, क्योंकि ये स्प्लीन के पास है तो स्प्लीनिक फ्लेक्सचर कहते हैं। फिर आ जाता है हमारा डिसेंडिंग कोलॉन, फिर है हमारा सिग्मॉइड कोलॉन, और फिर यहाँ पर है रेक्टम, और रेक्टम के बाद है हमारा एनल कैनाल, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। यहाँ पर दो स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर में कुछ और भी चीज़ें हैं, बट हम मेनली हमारी इस कोलॉन की जो ट्यूब है इस पे फोकस रहेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। लेंथ जो है इसकी 1.5 मीटर है, डायमीटर 6.5 सेंटीमीटर है। अब 6.5 सेंटीमीटर अगर आपके पास 6 इंच का जो पैमाना होता है वो है तो वो 15 सेंटीमीटर का होता है, तो तकरीबन उसका हाफ से थोड़ा सा कम हमारा ये
कोलॉन का डायमीटर होता है। फिर भी ये अगर आप सोचें तो काफी बड़ा डायमीटर है। ये पाया कहाँ पर जाता है, लोकेशन क्या है, तो ये बिगिन करता है एट द सीकम इन द राइट iliac fossa and terminating at the rectum and anal canal deep in the pelvis। सिंपल सी बात है, ये हमारे यहाँ से यानी इलियोसिकल वाल से स्टार्ट होता है और यहाँ रेक्टम पर खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू, इस चीज में डिवाइड हुआ है, सीकम, कोलॉन, जहां पर मैं ये कर्सर फहरा रहा हूं, रेक्टम और एनल केनाल, ये वाली जगह। सही है। तो ये इसके 4 पोर्शंस हैं। अब हम एक एक को देखते हैं। सीकम, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ऑब्वियसली जिस तरह भी मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया, इट इज डायलेटेड रीजन विच हैज अ ब्लाइंड एंड inferiorly and is continuous with the ascending colon superiorly। तो नीचे का जो इसका रीजन है ये ब्लाइंड होता है, यानी बंद होता है। जिस तरह बंद गली होती है तो हम इसको ब्लाइंड स्ट्रीट कहते हैं, तो ये बंद गली है और ये एक रीजन ब्लाइंड है, और ऊपर का रीजन यानी असेंडिंग कोलन है। सही है, और जो कि खुला होता है। लोकेटेड क्या है, ये हमारे राइट इलियक फोसा में है, जस्ट बिलो द जंक्शन ऑफ द इलियोसिकल वॉल ओपन फ्रॉम द इलियम। ये हमारे राइट साइड पर है। ठीक है, आप अपने राइट हैंड को अपने पेट पर रखते हैं तो ये आप एक साइड से अगर आप अपनी उंगलियां फैलाते हैं तो ये आप अपनी लार्ज इंटेस्टाइन को फॉलो कर रहे होते हैं। देखें, ये रीजन है इसका। आप इस हाथ से अपने इस रीजन को, यानी अगर आप हाथ रखते हैं तो आपका हाथ इसके ऊपर आता है। अपेंडिक्स की बात करते हैं। ये वाला अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स। कोलन का ये रीजन बंद था, ऊपर खुला हुआ है, ये राइट साइड पर है। अब इस यहाँ पर एक वर्म है, एक सुंडी लाइक चीज है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अ फाइन ट्यूब क्लोज एट वन एंड, ये एंड इसका बंद है, विच लीड फ्रॉम द सीकम, सीकम से ये निकली है। इट इज यूजुअली 8 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 से 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी इसके डायमीटर से ये लंबी होती है, काफ़ी लंबी ट्यूब है। किसी पेशेंट से अगर कभी निकली हो तो आप देखेंगे काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। सेम स्ट्रक्चर एज अ वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन बट कंटेन मोर लिम्फॉइड टिश्यू। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन की तरह ही है, जो लेयर्स इसकी हैं वो लेयर्स इसकी भी है, बट यहाँ पर लिम्फ के जो टिश्यू है वो ज्यादा होता है। इसका कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं, बट काज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम व्हेन इट बिकम इन्फ्लेम्ड। यहाँ पर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो बहुत तकलीफ देती है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, तो फिर इसको रिमूव करना पड़ता है। ये है हमारा अपेंडिक्स। सही है। कोलन, यहाँ पर हमारे पास कोलन के जो है 4 हिस्से हैं। द असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन और द सिग्मॉइड कोलन। तो ये हमारे पास 4 रीजन है। लेट्स सी हर रीजन क्या कहता है। The ascending colon is one part of 4 sections of the large intestine. Obviously, the first section of the large intestine is connected to the small intestine by a section of bowel called the cecum। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मिला होता है और इसको हम फिर कहते हैं सीकम। The ascending colon runs through the abdominal cavity, पेट में ये ऊपर की तरफ चढ़ता है, upward towards the transfer colon for approximately 8 inch, 8 इंच तक यानी 20 सेंटीमीटर तक ये स्टार्ट से आखिर तक ये ऊपर चढ़ता है और ascend करता है। जिस तरह सीढ़ियाँ होती हैं हम कहते हैं ascending है, तो ये ऊपर चढ़ रहा होता है। ठीक है।
तो ये पहला पार्ट है जिसकी लेंथ हमने 8 इंच का जिक्र किया। यहाँ पर है द सीकम रिसीव द सॉलिड वेस्ट ऑफ डाइजेशन फ्रॉम द इलियम वाया द इलियोसिकल वॉल। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारा जिसे कहते हैं असेंडिंग कोलन है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से वेस्ट जो होता है सॉलिड वेस्ट आफ्टर डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन जो बच जाता है वो यहाँ पर आता है। और यहाँ पर एक इन दोनों के बीच में एक वाल्व होती है जिसको हम कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। तो इसके से होता हुआ ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। Then the ascending colon where this process of extracting start, तो यहाँ पर यहाँ एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। दिस प्रोसेस अपवर्ड passes upward from the cecum to the level of liver। देखिए लीवर तक चला गया, ये हमारा है लीवर, where it curves, और ये यहाँ पर कर्व करता है, यहाँ पर ये कर्व करता है। ठीक है, दिस passes upward the cecum to the level of liver। अच्छा, it curves acutely, इसके साथ बिल्कुल 90 डिग्री पर तकरीबन इसने टर्न मारा टू द लेफ्ट एट द हेपेटिक फ्लेक्सर। ये पहले वाले स्ट्रक्चर में भी मैंने आपको बताया था, इस टर्न को हम हेपेटिक फ्लेक्सर कहते हैं। भला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे लीवर के पास है, हेपेटिक टू बिकम द ट्रांसफर कोलन। और जैसे ये टर्न मारता है, मोड़ काटता है, अब ये बन गया है ट्रांसफर कोलन। सही है, आगे बढ़ते हैं। The unwanted waste material is moved upward towards the transfer section of the colon by process known as peristalsis। तो यहाँ से जो फूड है यहाँ की तरफ जब धकेला जाता है तो एक प्रोसेस है पेरिस्टालिसिस, उसके जरिए मूव किया जाता है। वैसे हमारा जीआईटी में तमाम फूड ही पेरिस्टालिसिस के जरिए मूव होता है। ट्रांसफर कोलन की बात करते हैं, देखिए अब इसको ग्रीन कलर किया गया है। The transfer colon is the part of the colon from the hepatic flexure to the splenic flexure। यानी इस मोड़ से इस मोड़ तक की बात है। लीवर का जो फ्लेक्चर है हेपेटिक फ्लेक्चर, यानी इस मोड़ से स्प्लीनिक फ्लेक्चर के बीच का जो एरिया है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर कोलन। The turn of the colon by the spleen। This is the loop of colon that extends across the abdominal cavity in front of the duodenum। And ये यहाँ duodenum के सामने से गुजरता हुआ इसके नीचे से duodenum निकलता है। In the front of duodenum and stomach area of the spleen where it forms splenic flexure and curve accurately downward to become descending colon। तो यहाँ पर ये हमारे हेपेटिक फ्लेक्चर से स्टार्ट हुआ, स्प्लीनिक फ्लेक्चर तक गया, सामने इसके पीछे क्या है हमारा स्टमक, यहाँ पर इसके नीचे से हमारा ड्यूडेनम गुजरता है, ये इसके सामने बिल्कुल सीधा गुजर जाता है, हमारे पूरे अक्रॉस द बॉडी गुजर जाता है। सही है। और जैसे यहाँ पर ये स्प्लीनिक फ्लेक्चर अपना टर्न मारता है, एक कंप्लीट टर्न 90 डिग्री का, तो अब ये डिसेंडिंग कोलन बन जाता है। इसको अब हम कहेंगे डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, द डिसेंडिंग कोलन अब क्या है, स्प्लीनिक फ्लेक्चर से स्टार्ट हुआ टू द बिगिनिंग ऑफ द सिग्मॉइड कोलन, इसका जो लास्ट रीजन है सिग्मॉइड कोलन तक चलता है। ये स्ट्रक्चर में अगेन देखें, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आ गया, इसके बाद हमारा सिग्मॉइड कोलन है। द फंक्शन ऑफ द डिसेंडिंग कोलन इज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू स्टोर फीसिस। अब इससे पहले जो है ना हमारे असेंडिंग और ट्रांसफर कोलन में तकरीबन तमाम एब्जॉर्प्शन वगैरह हो चुकी होती है, बस ये अब इसके बाद फीसिस को स्टोर कर रहा होता है। दैट विल बी एम्प्टीड इनटू द रेक्टम, और यहाँ से ये बात चली जाएगी रेक्टम में, और फिर द आर्टीरियल सप्लाई कम्स विया द लेफ्ट कोलिक आर्टरी। तो इन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को जो है सप्लाई की, ब्लड सप्लाई की बात है, तो इस रीजन को जो है लेफ्ट कोलिक आर्टरी के जरिए ब्लड सप्लाई होती है। लो जी,
सिग्माइड रीजन की बात करते हैं। सिग्माइड कोलन ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का और डिसेंडिंग कोलन के बाद है और ये रेक्टम तक रन करता है। देखिए जी, खूबसूरत स्ट्रक्चर आपके लिए ढूंढने हैं। यहाँ पर एक बार फिर से क्लियर है, इसको देखो एस की तरह है ना, तो अब आ जाएगा द नेम सिग्माइड मीन्स एस शेप। The walls of the sigmoid colons are muscular and contract to increase the pressure inside the colon, cause the stool to move। ये इसमें यहाँ पर मसल अच्छे खासे होते हैं, तो इसका जो प्रेशर है वो फिर स्टूल को बाहर की तरफ धकेलने में हेल्प करता है। ठीक है। रेक्टम लास्ट पार्ट है, रेक्टम। अब ये जो रियल स्ट्रक्चर होते हैं, आप और हम सब लोग किताबी स्ट्रक्चर पे आदी होते हैं। रियल स्ट्रक्चर की जो रियल एनाटॉमी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम ये आप लोगों को समझ नहीं आती। तो लेट्स सी रेक्टम। ये हुआ हमारा रेक्टम, सिग्माइड रीजन। ठीक है, डिसेंडिंग कोलन से यहाँ पर हमारा सिग्माइड रीजन हो गया और ये हो गया हमारा रेक्टम। Comes from Latin word rectum intestinum, means a straight intestine। तो क्या मतलब है इसका? रेक्टम इंटेस्टिनियम स्ट्रेट इंटेस्टाइन। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है ना फाइनल में जाकर। और ये क्या है? इज द फाइनल स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पोर्शन है। इसके बाद हमारी लार्ज इंटेस्टाइन खत्म हो जाती है। The rectum is a component of lower gastrointestinal tract. This is a slightly dilated section। ये थोड़ा सा फूला होता है अंदर से, इसका जो होता है डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है और ये 13 सेंटीमीटर तकरीबन चेंज तक, तकरीबन यानी कंप्लीट चेंज मैं नहीं कहूँगा तक सेक्शन ये इतना बड़ा होता है। The rectum is continuation of the sigmoid colon and connect to the anus। ये sigmoid तक कंटिन्यू करता है, यानी इस कंटिन्यूएशन ऑफ द सिग्माइड, ये हमारे सिग्माइड कोलन का कंटिन्यूएशन है और एनस तक ये प्रोसीड करता है। यहाँ पर बात करते हैं ह्यूमन एनस की। तो ह्यूमन एनस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द रेक्टम। रेक्टम जो है वो लास्ट फाइनल ह्यूमन एनस पर ओपन करता है। Anal canal is short passage about 3 to 8 centimeter long from the rectum to the exterior। यानी फाइनल का जो रीजन है ये छोटा सा रीजन है, पर यहाँ पर दो बातें हैं। ठीक है, यहाँ पर दो स्फिंक्टर है, एक वो आउटर स्फिंक्टर है और एक इनर स्फिंक्टर है। आगे मैं समझाता हूँ। टू स्फिंक्टर कंट्रोल द एनस। ये एनस को दो स्फिंक्टर कंट्रोल कहते हैं। इंटरनल स्फिंक्टर है कंसिस्टिंग ऑफ स्मूथ मसल अंडर द कंट्रोल ऑफ एनस, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के कंट्रोल में है। एएनएस ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, ये ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम है। सही है, तो ये उसके कंट्रोल में है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है फॉर्म बाय द स्केलेटल मसल अंडर टू वॉलेंट्री कंट्रोल, और ये वॉलेंट्री कंट्रोल है यानी इंसान के अपने कंट्रोल में होता है। द इनर स्फिंक्टर इज इनवॉलेंट्री एंड द आउटर इज वॉलेंट्री। समझ आई? तो इनर का जो स्फिंक्टर है ये इंटरनल स्फिंक्टर, ये इनवॉलेंट्री है, पर ये जो बाहर का आउटर स्फिंक्टर है ये हमारा वॉलेंट्री है। The inner sphincter is involuntary, the outer sphincter is voluntary. It is located behind the perineum, which is located behind the vagina in female। ये perineum के पीछे है। अब located behind the vagina, female में vagina के पीछे और मेल में scrotum के उस पार है ये anus। I hope आप लोगों को anus की पोजीशन को तो पता ही होगा। स्ट्रक्चर यानी कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेयर्स है वो कौन कौन सी है।
तो जिस तरह मैंने आपको जीआईटी के शुरू में बताया था तकरीबन, तो 4 लेयर्स हैं, म्यूकस, सब म्यूकस, मसल और सीरियस लेयर। सही है, म्यूकस, सब म्यूकस, मसल और सीरियस लेयर, ये 4 लेयर है। लेट मी फाइंड देम हियर। यहाँ पर सही से नहीं है। The arrangement of the longitudinal muscle fiber is modified in the cecum and colon. They do not form a smooth continuous layer. अब यहाँ पर अगर आप देखें ना इन सब को, या इससे पहले वाले स्ट्रक्चर पे सोचें तो ये कोई कंटिन्यूअस शेप में नहीं है। यहाँ पर देखिए ये सेगमेंट्स बने हुए हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन को जरा इमेजिन करें तो वहां पर आपको एक कंटिन्यूअस ट्यूब नजर आएगी, पर यहाँ पर ये तमाम सेगमेंट्स हैं। तो यही बात यहाँ पर भी लिखी है, द अरेंजमेंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर इज मॉडिफाइड इन द सीकम एंड कोलॉन। दे डू नॉट फॉर्म अ स्मूथ continuous layer of tissue but are instead collected into 3 bundle called टेनिकुलाई। ये 3 बंडल की शक्ल में है, इनको हम कहते हैं टेनिकुलाई। ये देखें, ये देखें, सही है, ये मुख्तलिफ बंडल्स की शक्ल में है। सिचुएटेड एट रेगुलर इंटरनल अराउंड द सीकम एंड कोलम। यहाँ पर ये बार बार जो हमारा सीकम और कोलॉन है उसके गिर्द रेगुलर इंटरवल पर अंदर आ रहे हैं, जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना पैकेट्स बने हुए हैं। तो ये इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। The longitudinal muscle fibers surround the rectum and anal canal. पूरे हमारी एनल कैनाल और रेक्टम को सराउंड करते हैं। The anal sphincter are formed by the thickening of the circular muscle. एनल्स के जो मसल्स है वहां पर इसकी मिकदार ज्यादा हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है। ठीक है, मतलब मसल के फाइबर काफी ज्यादा हो जाते हैं। इन द सबम्यूकोजल लेयर देयर इज मोर लिम्फाइड टिश्यू। इसकी जो हमने 4 लेयर्स पढ़ी, सब म्यूकोस है, यानी म्यूकस लेयर तो अंदर की लेयर होती है जो म्यूकस सिक्रीट करती है ना। तो हमने बात की मसल्स की, अब हम सब म्यूकस की बात कर रहे थे कि सब म्यूकोसा लेयर में क्या चल रहा होता है। एक मिनट, अच्छा, in the submucosal layer there is more lymphoid tissue than any other part of the alimentary canal. तो एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक भी इंक्लूड कर दें, पर यहाँ की जो सबम्यूकोसल लेयर है वहां पर लिम्फोइड टिश्यू बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोवाइडिंग नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस जो है ये प्रोवाइड करते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई एंटीबॉडीज वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि वो तो स्पेसिफिक होते हैं। In the mucosal lining of the colon and upper region of the rectum and large number of mucus secreting goblet cell produce mucus to act as a lubricant. तो म्यूकोसल लेयर में, तो अब हम म्यूकोसल लाइनिंग की बात कर रहे हैं, अपर रीजन ऑफ द रेक्टम। सही है, म्यूकस बहुत सारे गॉबलेट सेल्स होते हैं, तो वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो म्यूकस का क्या काम है? प्रोटेक्शन है, लुब्रिकेशन है। तो हमारे फीसिस को ये लुब्रिकेट करते हैं, जिससे इसकी मूवमेंट काफी बेहतर और इजी हो जाती है। दे आर नॉट प्रेजेंट बियॉन्ड द जंक्शन बिटवीन द रेक्टम एंड द एनल कैनाल। तो अब रेक्टम वाली जगह पर हमारे गॉबलेट सेल्स मौजूद नहीं होते, वहां पर लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं होती। इन द अपर सेक्शन ऑफ द एनल कैनाल द म्यूकस मेम्ब्रेन इज अरेंज इनटू 6 to 10 वर्टिकल फोल्ड्स। अपर सेक्शन जो है वहां पर 6 से 10 वर्टिकल फोल्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, द एनल कॉलम्स उनको हम कहते हैं। ईच कॉलम कंटेन अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी एंड वेन। यहाँ पर बहुत अच्छी सारी ब्लड सप्लाई होती है। सिंपली हम इसको यूं कर देते हैं, बहुत अच्छी एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई होती है।
अब ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही होती है? आर्टीरियल सप्लाई है, ऑक्सीजनेटेड मजेदार गर्मा गर्मा खून है, तो ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। तो ये ब्लड सप्लाई की जा रही है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को। द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाइज द सीकम ascending and most of the transfer colon। ascending और ट्रांसफर कोलन को हमारी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, जबकि इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई द रिमाइंडर ऑफ द कोलन एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द यूनिट। तो प्रॉक्सिमल पार्ट, बकिया जितना भी पार्ट रह जाता है उसको हमारी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। द मिडिल एंड द इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज ब्रांच ऑफ द internal iliac artery supply the distal section of the rectum। और ये वाली जो है ये बकिया सेक्शन को यानी फाइनल सेक्शन को ब्लड सप्लाई करती है। वेनस ड्रेनेज द सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन। तो जिस तरह सुपीरियर इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी थी तो उसी तरह इसकी वेन भी है, तो वो हमारी जिसे कहते हैं इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है और इसको बकिया जगहों की तरह जेटी की तरह वेगस नर्व ही कंट्रोल करती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को। फंक्शन अगर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के देखें तो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, माइक्रोबियल एक्टिविटी, मास मूवमेंट, डिफिकेशन, कंस्टिट्यूशन ऑफ फीसिस, फीसिस का बनना, गॉबलेट सेल बहुत सारा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जो कि लुब्रिकेशन में काम आता है और लुब्रिकेशन दिन मूवमेंट में काम आता है। अब एक एक पर बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन, the content of the ileum which passes through the ileocecal wall into the cecum are fluid even though a large amount of water has been absorbed in the small intestine। इलियम जो कि लास्ट पार्ट है, ड्यूडिनम, जेजिनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम। उससे जब हमारा फूड जो डाइजेस्टेड हो चुका है वो लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल होता है असेंडिंग पार्ट में, तो वो अब भी एक फ्लूइड की शक्ल का होता है। आल्दो इससे बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब हो चुका होता है बट फिर भी ये स्टिल फ्लूइड की तरह सेमी सॉलिड होता है। तो अब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आती है और अपना जलवा दिखाती है और यह इससे बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। In large intestine, absorption of water by osmosis continues until the familiar semi-solid consistency of feces is achieved। तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में सारा पानी एब्जॉर्ब होता है और ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और फिर फीसिस की जो जानी पहचानी कंसिस्टेंसी है, शक्ल है, वो बन जाती है। मिनरल साल्ट्स, वाइटामिन्स और इवन सम ड्रग्स भी जो है वो यहाँ से एब्जॉर्ब होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, ब्लड कैपिलरीज में शामिल होती हैं, सही है। और फिर यहाँ से ब्लड में दूसरा काम क्या था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, माइक्रोबियल एक्टिविटी। अब लार्ज इंटेस्टाइन का जो है ना, यहाँ पर बहुत सारी कॉलोनीज बनी होती है, कुछ सर्टन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कुछ खास बैक्टीरिया होते हैं जो यहाँ पर हमारे खुराक में मौजूद होते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। कॉलोनियाँ बना के घर भर बनाए होते हैं इन्होंने और विटामिन के और फोलिक एसिड सिंथेसिस में काम करते हैं। और जब हम बाजू का जिसे कहते हैं एंटीबायोटिक वगैरह खा लेते हैं तो यू मस्ट हैव नोटेड, तो डायरिया लग जाता है। कभी आपने नोटिस किया है कि एंटीबायोटिक के साथ डायरिया लगता है? तो इस बार नोटिस कीजिएगा अगर आप कभी खाए तो डायरिया लगने की वजह यह है कि ये माइक्रोब्स जो है जो यहाँ पर कॉलोनी बना के बैठे हुए हैं ये डैमेज हो जाते हैं, तो इससे हमारा जो नॉर्मल सर्कल है वो तबाह हो जाता है, तो एब्जॉर्प्शन वगैरह सही से नहीं होती और इवन फूड की डाइजेशन भी सही से नहीं होती। ये बहुत हेल्प करते हैं फूड की डाइजेशन में और इसके नतीजे में विटामिन के और फोलिक एसिड बनाते हैं। विटामिन के हमारे
ब्लड की कोगुलेशन फैक्टर है और फोलिक एसिड ब्लड प्रोडक्शन में काम करता है। दे इंक्लूड एस्केरिकिया कोलाई, ये इकोलाई जिसे हम कहेंगे, इंटेरोबैक्टर यूरोजिनोसिस और स्टेफिलोकोकस पिकेलस, क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजिन्स। ये हमारे नॉर्मल फ्लोरा के कुछ बैक्टीरिया है ना। अच्छा, इसको हम कहेंगे नॉर्मल फ्लोरा। फ्लोरा के कोई जानवर या कोई चीज जो है अगर कहीं की रिहायशी है तो वो उस जगह का फ्लोरा कहलाएगी। तो हमारे इंटेस्टाइन के रिहायशी हैं तो ये यहाँ के नॉर्मल फ्लोरा कहलाते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमन सेल्स दैट आर नॉर्मली हार्मलेस इन ह्यूमन। तो ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हाउ एवर दे मे बिकम पैथोजेनिक इफ ट्रांसफर टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। और यहाँ से निकलकर अगर कहीं और चले जाते हैं हमारी बॉडी में तो ये बहुत नुकसानदेह भी हो सकते हैं। जैसे ई कोलाई है, मे काज सिस्टाइटिस इफ इट गेन एक्सेस टू द यूरिनरी ब्लैडर। अगर यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच गए तो वहां पर सिस्ट काज कर सकते। गैसेस जो है बाउल में वो कौन कौन सी है भाई? गैसेस कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। अब एयर में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट है? नाइट्रोजन है जो कि फूड के साथ स्वालो हो जाता है, निगल लेते हैं तो वो फिर फिशेस के साथ गैस की शक्ल में निकलता है, या फिर हमारे फूड और ड्रिंक के साथ जिसे हम निगल लेते हैं। ठीक है, ड्रिंक एज अ फीचर ऑफ सम एंजाइटी स्टेट, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया फर्मेंटेशन। और जब फर्मेंटेशन होती है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी, मीथेन वगैरह भी बनती है। और ये अनएब्जॉर्ब फर्मेंटेशन ऑफ अनएब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, बास न्यूट्रिएंट्स जो है जो एब्जॉर्ब नहीं होते उनकी फर्मेंटेशन होती है। अब फर्मेंटेशन के नतीजे में गैसेस बनती है, तो और ये गैसेस जो है फिर बाउल के साथ हवा की शक्ल में, विंड की शक्ल में बाहर चली जाती है। वैसे लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स जो होते हैं वो फीसिस में मौजूद होते हैं। तो एक बार फिर ओवरव्यू करते हैं इसका। माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बेतहाशा माइक्रोब्स होते हैं जो कि कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं, और ये सिंथेसिस ऑफ विटामिन के और फोलिक एसिड में काम करते हैं। विटामिन के और फोलिक एसिड ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया के नाम एज अ नॉर्मल फ्लोरा आपके सामने है। इकोलाई, एंटेरोबैक्टर यूरोजिनोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस, क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजिनिस। ठीक है, ये कुछ नाम है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। These microbes are common cells, मतलब ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं और हार्मलेस होते हैं। पर अगर ये पैथोजन या ये माइक्रोब यहाँ से निकल कर कहीं और चले गए, जिस तरह हमारे यूरिनरी सिस्टम तक पहुंच गए, तो वहां पर ये फिर इन्फेक्शन वगैरह काज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे ये बाउल के साथ बहुत सारी गैसेस भी रिलीज होती हैं। अब ये गैसेस जो है नॉर्मली कॉमनली जो एयर में गैसेस मौजूद है, जिस तरह नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन हम जब फूड के साथ निगल लेते हैं, सही है, या बेवरेजेस के साथ, कुछ पानी की चीज़ों के साथ। और इसके अलावा जब कुछ अनडाइजेस्टेबल फूड हो तो उसकी फर्मेंटेशन होती है। और फर्मेंटेशन का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बट उसके नतीजे में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, हाइड्रोजन, और ये फिर हवा की शक्ल में खारिज हो जाती है। फीसिस में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज सो स्मेली। अच्छा, मास मूवमेंट। अब हम कहते तो है कि हमारा जीआईटी जो है उसमें जो जितनी भी मूवमेंट है वो पेरिस्टालिसिस के जरिए होती है, बट यहाँ पर हम इसको मास मूवमेंट कहेंगे। मैं समझाता हूँ कि मास मूवमेंट होती कैसे है। लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट एग्जिबिट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट as in the other part of digestive tract। इसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बकिया
और जीआईटी की तरह नहीं होती। ओनली एट फेयरली लॉन्ग इंटरवल, जिस तरह घंटे में 2 बार, यानी लगातार नहीं बट घंटे में 2 बार, काफी टाइम के बाद है अगर आप सोचें तो। एक वे ऑफ स्ट्रॉन्ग पेरिस्टालसिस जो होती है वो एक क्रॉस था पूरे कोलन मूव करती है, और इसी ट्रांसफर कोलन फोर्सिंग इट्स कंटेंट इनटू द डिसेंडिंग एंड सिग्माइड कोलन। और ये ट्रांसफर कोलन को के जरिए, यानी उसमें पेरिस्टालसिस की एक वेव आती है जो कि वहां से फूड को डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग के फूड को या फीसिस को नीचे सेगमाइड रीजन तक पुश कर देती है। दिस इज नोन एज मास मूवमेंट। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर कंटिन्यूअस पेरिस्टालटिक मूवमेंट नहीं होती बट वेव होती है घंटे में 2 बार, काफी इंटरवल के बाद। ठीक है, मतलब घंटे में 2 बार तो एक काफी इंटरवल है ना। तो ये 2 बार इस तरह करता है, बट जो हमारा ट्रांसफर कोलन है उसके फूड को डिसेंडिंग कोलन की तरफ मूव करती है, डिसेंडिंग कोलन के जो फीसिस है उसको फिर सेगमाइड रीजन की तरफ पुश कर देती है, और इस पूरी वेव को फिर हम कहते हैं मास मूवमेंट। अच्छा, this known as mass movement is often precipitated by the entry of food into the stomach। और ये जैसे अक्सर ये कब ये मूवमेंट होती है जब हमारे स्टमक में फूड जाता है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। इसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। अब बात करते हैं डिफिकेशन की, यानी कि टंकी खाली करने की। Usually the rectum is empty, but when a mass movement forces the content of the sigmoid colon into the rectum, the nerve ending in its wall are stimulated by stretch। वैसे तो हमारा ये जो रेक्टम है ये इंसानों का खाली होता है, बट जब इसकी तरफ फीसिस को पुश कर दिया जाता है मास मूवमेंट के जरिए, तो यहाँ पर मौजूद जो नर्व एंडिंग्स है वो एक्टिवेट हो जाती है। इन इन्फेंट डिफिकेशन अकर बाय रिफ्लेक्स एक्शन। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहां पर उनमें ये डिफिकेशन की जो रिफ्लेक्स है ये इनवॉलेंट्री होती है, बट however during second or third year of the life the ability to override the defecation reflex is learned। फिर इंसान धीरे धीरे सीख जाता है how to control this auto reflex involuntary, and फिर उसको वॉलेंट्री कर देता है वो इंसान। In practical terms, the acquired voluntary control means that the brain can inhibit the reflex of until such time as it is convenient to defecate। तो इसका मतलब यह है कि दिमाग ये रिफ्लेक्स पैदा तो जरूर होती है पर दिमाग इंसान उसको सुप्रेस कर देता है कि भाई जा ठहर जा, ठीक है। फिर वो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जब उसको सूट करे, जब टॉयलेट पास हो, जब उसके पास वक्त हो, तो फिर इंसान उस वक्त डिफिकेट करता है। तो वो इस रिफ्लेक्स को जिसे कहते हैं कि ओवरराइड कर देता है। द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल थ्रू द प्यूडेनल नर्व। तो प्यूडेनल नर्व के जरिए एक्सटर्नल स्फिंक्टर तो इंसान के अपने कंट्रोल में होता है, तो वो ये कंट्रोल अपने पास रखता है। डस डिफिकेशन इन्वॉल्व involuntary contraction of the muscle of the rectum and relaxation of the internal anal sphincter। तो जब ये इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस पैदा होते हैं, सही है, और फूड आगे धकेल दिया जाता है, तो इंसान फिर इसको रोक देता है। कंट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल एंड लोअरिंग ऑफ द डायफ्राम इंक्रीजेस द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। तो इस तरह ये जो है डायफ्राम भी नीचे की तरफ पुश करता है इंटेस्टाइन को, तो इससे ओवरऑल जो रिफ्लेक्स पैदा हो रही होती है मास मूवमेंट की और मूवमेंट ऑफ फीसिस की टू द रेक्टम, ठीक है, और एनस की तरफ, तो ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब एब्डोमेन में जो मास मूवमेंट है साथ में उसकी प्रेशर जो है मास मूवमेंट के साथ इनवॉलेंट्री जो रिफ्लेक्स क्रिएट होती है
और साथ में डायफ्राम का जो प्रेशर है, ये सब डिफिकेशन को सपोर्ट करता है। फिर इंसान क्या करता है, इस डिफिकेशन को वॉलंटरली पोस्टपोन करता है। सही है। तो ये डिफिकेशन की जो नीड होती है ये फेड हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है, अनटिल नेक्स्ट कुछ देर के बाद दोबारा मास मूवमेंट होती है और ये सब कुछ दोबारा इनिशिएट होता है। ठीक है। और अगर कोई इंसान बार बार इसको सप्रेस करता रहे तो फीसिस बहुत ज्यादा टाइम तक कोलन में रह जाता है, और कोलन में रहने की वजह से इससे बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब वाटर जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो फीसिस बहुत सख्त हो जाता है, तो सख्त फीसिस को डिफिकेट करना मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन को जब फीसिस से बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब हो गया और डिफिकेट करना मुश्किल हो जाए तो इसको कहते हैं कब्ज। ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कंस्टिट्यूएंट ऑफ फीसिस, फीसिस बना किन चीजें हैं? The feces consists of semi-solid brown mass. The brown color is due to the presence of stercobilin. Stercobilin की वजह से इसका कलर ब्राउन होता है। Even the absorption of water take place in the small intestine and the large intestine. Water still make up to 60 to 70% of the weight. सही है। तो फिर भी 60 to 70% वाटर ही होता है। और इसके अलावा जो बकिया चीजें हैं उसमें फाइबर है, इनडाइजेस्टेबल सेलुलर प्लांट, जिस तरह कभी कभार आपकी पोटी ग्रीन हो जाती है तो क्योंकि उसमें इनडाइजेस्टेबल प्लांट मौजूद है। एनिमल मटेरियल है, डेड एंड लाइव माइक्रोब्स हैं, एपिथेलियल सेल है जो कि मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में कहा था कि शेड होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भी शेड होते हैं। ठीक है। कुछ फैटी एसिड है जो एब्जॉर्ब नहीं होते। म्यूकस सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन भी यहाँ पर बहुत सारी मिकदार में मौजूद होता है। Mucus help to lubricate the feces and an adequate amount of dietary non-starch polysaccharide यानी फाइबर previously known as the roughage, वो भी बहुत सारे मकदार में होते हैं। Ensure that the content of the large intestine are sufficiently bulky। तो जब कंटेंट काफ़ी बल्कि होते हैं तो उनकी डिफिकेशन बहुत आसान हो जाती है। इसी के साथ आज के लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। पूरा हमेशा लेक्चर देखिएगा और लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तब तक खुश रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।